हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संदीप राजभर एंड वेलकम टू स्नॉप्सिस 24/7। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ डिफरेंट लेवल के चीज़ का, जो कि आपकी हर लाइफ के हर मोड पे ये काम आने वाला है भैया। हमारा है सेबी एलओडीआर, और हम लोग आज बात करेंगे अमेंडमेंट के साथ। ठीक है, बिना अमेंडेड का कोई बात ही नहीं होगा। अगर अमेंडमेंट है तो हमारे पास वीडियो में सारा का सारा अमेंडमेंट रहेगा। अमेंडमेंट से पहले क्या था, अमेंडमेंट के बाद क्या था। अब क्वेश्चन आता है कि ये अमेंडमेंट आया कब। सेबी एलओडीआर में 5 मई 2021 को ये अमेंडमेंट आ चुका है। ठीक है, अब 5 मई से अब आप जोड़ लीजिए 6 मंथ को। ओके, 5 मई में 6 मंथ को जोड़ दीजिए। मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मतलब नवंबर से पहले जो भी एग्ज़ाम होंगे उन एग्ज़ाम्स में ये एलओडीआर के क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, अमेंडमेंट वाले पोर्शन नहीं पूछे जाएंगे। बट नवंबर के बाद जो भी रहेंगे वो सारे के सारे एप्लीकेबल हो जाएंगे आपके लिए। ओके, 5 मई का अमेंडमेंट आ चुका है। 5-6 नवंबर के आसपास अगर आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं तो भैया ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल नहीं है। अगर उसके बाद हो रहा है तो ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल है। जिनके भी एग्ज़ाम नवंबर या दिसंबर टर्म में हैं उनके लिए ये अमेंडमेंट इज़ इमेंस इम्पॉर्टेंट। बिना इस अमेंडमेंट को किए आप एग्ज़ाम में जाने का सोच भी नहीं सकते। इस बात की ये बात तो सोच के रखो कि बिना इस अमेंडमेंट का आप जाने का सोचो ही मत। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना, अमेंडमेंट पहले क्या था और बाद में क्या है, दोनों मैं बताऊँगा। पहली बात। दूसरी बात, अगर आपने पहले इस सेबी एलओडीआर को कभी भी पढ़ा है तो आपको ये याद दिला दूंगा कि भाई कहाँ पे क्या आपने पहले पढ़ा था और क्या चेंजेस आ गए हैं, वो भी मैं बता दूंगा दोनों। ठीक है, नेक्स्ट, इस सेबी को हमने पूरा एलओडीआर इस पूरा एलओडीआर को मैंने अपने हिसाब से 3 भाग में बांट दिया है। ठीक है, अपने हिसाब से। बेसिकली देखो, एलओडीआर ना एक बहुत बड़ा रेगुलेशन है और इसका क्या है ना, ये डिवीज़न वाइज बटा हुआ है। अगर कभी एलओडीआर का बेयर एक्ट कभी लाइफ में कभी यूज़ किया है ना, देन आपको पता चलेगा। अदरवाइज़ ये ना बहुत अलग अलग डिवीज़न में बटा हुआ है। एक डिवीज़न आ जाता है जो हम लोग के सबके ऊपर एप्लीकेबल है, फॉर ऑल, एक तरीके से बोल दें मैं। ठीक है, एक आ जाता है जो हमारा सिर्फ डिवेंचर के लिए हो गया, कोई आ जाएगा सिक्योरिटी रिसीट के लिए आ जाएगा, कोई सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट है, कोई जीडीआर के लिए है, कोई एडीआर के लिए है। तो ऐसे अलग अलग करके रेगुलेशंस में बटे हुए हैं। ओके, ये वाला जो फर्स्ट जोन है, रेगुलेशन 1 टू रेगुलेशन 48, ये रेगुलेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है। ओके, ओके, सो नेक्स्ट इज़ हमारा, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग ग्लिच हो गया था, मतलब अटक गया था, कुछ कुछ इशू आता है, कंप्यूटर है, टेक्निकल इश्यूज़ है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, कुछ अच्छा सिस्टम जुड़ जाएगा मेरे पास। ओके, सो जो भी था, हम लोग लोडर के बारे में बात करते हैं। लोडर सेक्शन 1, रेगुलेशन 1 से रेगुलेशन 48 तक का ये जो जोन है, ये जोन को मैं सबसे इंपॉर्टेंट जोन मानता हूँ। इस जोन को भी मैं 3 भागों में डिवाइड करके लाया हूँ। इसमें फर्स्ट वाला जो जोन है हमारा, रेगुलेशन 1 टू समथिंग कुछ आसपास 3-4 के आसपास तक रहेगा। रेगुलेशन 5 ऑनवर्ड एक जोन बन जाएगा हमारा, जो एक आता है हमारे कॉमन ऑब्लिगेशन वाले जोन। ओके, एंड उसके बाद एक आता है हमारा जो बहुत हाई फाई वाला ऑब्लिगेशंस। ठीक है, देखो यहाँ मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है इसको, लेट मी शो। राइट, ये आ गया एक हमारा, ये एक जोन है, मतलब ये जोन में दम नहीं है, मतलब ऐसे ही जोन है। बेसिकली ये फाइनल्स के लिए ज़्यादा काम का है, बट ऑफकोर्स अगर आप लोडर पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या, क्यों है। एक्सप्लेन करूँगा अभी, जस्ट एक्सप्लेन करूँगा, डोंट वरी। कॉमन ऑब्लिगेशन फॉर लिस्टेड एंटिटी, अब ये वो लिस्टेड एंटिटी, ये एक जोन आ जाता है हमारा, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि क्या क्या कॉमन ऑब्लिगेशन है सभी लिस्टेड एंटिटी के लिए। ओके, अभी जान जाएंगे, वेट, थोड़ा सा वेट। नेक्स्ट आता है हमारा ये जोन, ये एक सबसे टफ जोन के रूप में मैं डिसाइड करता हूँ, इसको सबसे टफ जोन मानता हूँ, क्योंकि ये इसमें ना बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी है, बहुत टेक्निकल है चीज़। ठीक है, तो रेगुलेशन 27, 16 से 27, ये अभी जब स्टार्ट होगा ना वीडियो, तो 16 से 27 ज़िंदगी का हर, मतलब हर सेकंड याद रहेगा आपको ये रेगुलेशन। नेक्स्ट आता है हमारा रेगुलेशन 28, ये वाला एक लास्ट जोन आता है हमारा रेगुलेशन 48 तक। और यही जोन जो है ना, इसको मैं सी बी एल ओ डी आर का, मतलब जो मेन जो जड़ बोलते हैं ना, जड़ और तना, वो यही तक है।
इसके बाद अलग अलग रेगुलेशन है, वो सारे इंपॉर्टेंट है, बट डिपेंड करता है आपकी कंपनी इशू कब कर रही है। अगर डिवेंचर्स के भी रेगुलेशन है LODR से रिलेटेड, बट डिवेंचर जब कंपनी इशू करेगी ना, तो उस पर भी बहुत सारे ये कॉमन ऑब्लिगेशंस आएंगे ही भाई, बस उसमें कुछ और दो चार ऐड हो जाएंगे, तो वो दो चार ऐड आप बाद में देख सकते हो, ठीक है, नथिंग ग्रेट। उसके बाद भी उसमें जो जो इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है वो मैं एक्सप्लेन करूँगा इस सभी वीडियो के लास्ट में। अब मेरा मेन, अब एक चीज़ बता देता हूँ, ये वीडियो बनेगा कैसे। ये फर्स्ट वीडियो होगा हमारा इंट्रो वाला, ठीक है, जिसमें मैं बहुत कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लगभग कुछ पोर्शन तक पहुँच जाएंगे आज हम लोग। इसके बाद एक वीडियो आएगा सेकंड पोर्शन, थर्ड पोर्शन, फोर्थ पोर्शन, ऐसे करके बहुत सारे वीडियो बनेंगे और सारे शॉर्ट वीडियो होंगे, डोंट वरी। ये सारे वीडियो ना आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। स्नॉप्सिस 24 आप वेबसाइट पे जाइए, उसमें प्लेलिस्ट कॉलम पे जाइए, सेबी LODR पे क्लिक कीजिए, आपको सारा वीडियो एक लाइन से मिल जाएगा। कोई भी चिंता का बात नहीं, कोई भी डरने का बात नहीं है। और अगर नहीं मिलता तो मेरा नंबर साइड में दिया हुआ है, बस मेरे को कॉल कर लो, PDF भेज दूंगा, या फिर जो भी डाउट है वो क्लियर कर दूंगा ना। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, LODR आया क्यों, वाई LODR, क्यों है ये चीज़ दुनिया में। देखो, जब भी कंपनीज एक्ट ना, हमारे इंडिया में कंपनीज एक्ट क्या करती है, ये गवर्न करती है, मतलब ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक काम करती है कि हर कंपनी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में और एक प्रॉपर तरीके से काम करे। इसके साथ साथ सेबी चाचा जो है ना, हमारे सेबी LODR, ये बोले कि यार तुम तो अच्छे अच्छे कंपनी को देखते हो, लेकिन LODR मतलब हम लेके आ रहे हैं जो लिस्टेड के लिए ला रहे हैं। क्योंकि भैया देखो, लिस्टेड होने का मतलब है ना कि तुम्हारे कंपनी में आम पब्लिक का पैसा लगा हुआ है यार, वो बेचारे मासूम लोग का पैसा लगा हुआ है, और तुम प्रमोटर, तुम डायरेक्टर बन के कंपनी का पैसा खा जाओगे। इज इट गुड, क्या सही है ये? नहीं। तो इसलिए से भी LODR बोला कि यार देखो, ऐसे हम करने नहीं देंगे, ऐसे तो हम खाने नहीं देंगे किसी को कुछ भी, जो खाना है मिल बांट के खाओ। तो सेबी LODR लेकर आया गया लिस्टेड कंपनियों के लिए, जो सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनीज को रेगुलेट करता है। सेबी हमारा लिस्टेड कंपनी के लिए ही है, राइट। शेयर मार्केट को रेगुलेट कर रहा है, सब कुछ को रेगुलेट कौन कर रहा है, सेबी कर रहा है नाउ। तो कंपनीज एक्ट क्या करता है, कंपनीज एक्ट भी रेगुलेट करता है, अगर आप लिस्टेड हैं तो भी, अनलिस्टेड है तो भी, दोनों सिचुएशन में कंपनीज एक्ट के तो प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे ही भैया। ऐसा नहीं है कि अगर आप लिस्टेड हो गए तो सिर्फ सेबी को कंप्लाई करे काम चलाएंगे, नहीं, सेबी भी कंप्लाई करना है, कंपनी लॉ भी कंप्लाई करना है। इन केस अगर सेबी भी सेम बात बोलता है, कंपनी लॉ भी सेम बात बोलता है, तो किसका मानेंगे, जो ज़्यादा हार्ड होगा, जिसका कंप्लायंस ज़्यादा टफ होगा उसको मानेंगे, क्योंकि टफ वालों को कंप्लाई करेंगे तो इजी वाला अपने आप हो जाएगा, सिंपल। इसलिए बोला गया है कि जो भी टफ होता है ना उसको कंप्लाई कीजिए, इजी वाला अपने आप हो जाएगा। नाउ कॉर्पोरेट, ये हम लोग जो लेकर आए, जो लोग लेकर आए, सेबी जो लेकर आया लोडर, इस लोडर को लाने का पर्पस क्या था, देखो मतलब गवर्नेंस को बढ़ाना है यार, डिस्क्लोजर बढ़ाना है। अब देखो, तुम खुद सोचो, तुम्हारी एक कंपनी है, ये वाली एक कंपनी है, इस कंपनी में प्रमोटर, डायरेक्टर लोग बैठे हुए हैं, और आम आदमी यहाँ बैठा हुआ है, इनसे पैसा लिया हुआ है हमने, ठीक है। ये लोग अपना अपना पैसा ला के, IPO FPO जैसे जब भी हुआ, ये लोग अपना अपना पैसा ला के दे दिया है। नाउ एक सेकेंड ना, ये लोग पैसा ला के दिया, तो नहीं लगता है कि इनको भी इन्फॉर्मेशन पाने का हक बनता है, इनके पास सारा इन्फॉर्मेशन जाना चाहिए, टाइमली इन्फॉर्मेशन जाना चाहिए। अगर आप खुद कंपनी में किसी मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, किसी शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, कोई भी चीज़ में, तो आपको नहीं लगता है कि आपको भी पता होना चाहिए। तो एक तो डिस्क्लोजर के लिए सबसे ज़रूरी चीज़, दूसरा राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स के बारे में भी हम लोग यहाँ जान पाएंगे कि राइट्स, देखो एक शेयर होल्डर का राइट क्या है, कंपनीज एक्ट में भी बताया गया हम लोग को, राइट है कि भाई वो बोर्ड मीटिंग में जाएगा, अरे बोर्ड मीटिंग बोला सॉरी, जनरल मीटिंग में जाएगा, वोट देगा, अपना डायरेक्टर से सवाल पूछ सकता है, वो नोटिस लेगा, स्टैट्यूटरी बुक मतलब जो जो देखने लायक बुक्स हैं वो सारे बुक्स को वो चेक करेगा, इन्फॉर्मेशन लेगा, जो भी, ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन कर सकता है। तो ये सब चीज़ राइट है कि उसको वो एनुअल रिपोर्ट वगैरह पाए, ये सब उसके राइट्स है, शेयर होल्डर्स के राइट है भैया जी। तो ये सभी राइट्स का वो पालन करेगा, उन सभी राइट्स मतलब ये सारी राइट्स को यूज़ कर सकता है अगर वो चाहे तो। नाउ टाइमली इन्फॉर्मेशन, सभी चीज़ आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन, देखो सही भी बहुत टाइम बाउंड है, हर चीज़ के लिए टाइम बता दिया कि भैया इतने टाइम के अंदर आपको ये रिपोर्ट सबमिट कर देना है, इतने टाइम के अंदर ये इन्फॉर्मेशन आपको स्टॉक एक्सचेंज को दे देना है। क्यों देना है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में आ जाए, ताकि वो इन्फॉर्मेशन लोग जान सके आपकी कंपनी में चल क्या रहा है। शेयर होल्डर का पैसा लिए हो आप, जो आम आदमी का पैसा लिए हो, उसको तो पता चलना चाहिए ना भाई कि हम कर क्या रहे हैं, एग्जैक्टली कैसे कर रहा है। तो वो सब चीज़ आप टाइमली इन्फॉर्मेशन देंगे, इक्विटेबल ट्रीटमेंट देंगे, सबके साथ समान, किसी के साथ भेदभाव नहीं। कोई बंदा आपका 100 शेयर लिया हुआ है, कोई बंदा आपका 10 शेयर लिया हुआ है, ऐसा नहीं कि 100 वाले को बर्गर खिलाएंगे, 10 वाले को रोटी सब्जी खिला के भेज देंगे, नहीं सर, सबको बराबर खिलाइए, सबको समान हक है, सबको समान इज्जत। रोल ऑफ स्टेक होल्डर इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, नेक्स्ट आता है डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी, आपको डिस्क्लोजर बनाए रखना है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब ये जो जोन है ना, ये बहुत
मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने एक्सप्लेन किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सप्लेन बहुत अच्छे से किया उन्होंने कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बोर्ड की एग्जैक्टली, ठीक है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, मतलब एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होने पे आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्होंने इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से रिलेटेड भी प्रोविज़न यहाँ पे है, वो सब कुछ आपको एक एक करके धीरे धीरे मिलने वाला है अभी, ठीक है। देखो एल मैं कभी भी बोलूँगा ना, अगर आपको पढ़ना है तो आप सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के पर्पज़ से कभी मत पढ़ो, नेवर एवर, क्योंकि ये वो चीज़ है जो आपको देगा पैसा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको अपने खून में घुसा लेना है, मतलब एकदम उंगली कटे तो लोडर निकले, ठीक है। इतना डीपली इसको पढ़ना है, इतना डिटेल में ये आपके यहाँ पे होना चाहिए, ओके। देखो रेगुलेशन जरूरी नहीं है कि याद हो जाए सारा, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है जो आपको याद हो जाना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, जितना अगर आप वीडियो देखते हो तो आपको याद हो जाएगा, इंपॉर्टेंट रेगुलेशन आपको याद हो जाएगा, ठीक है। लोडर के सारे प्रोविज़न याद हो जाए इज़ नॉट पॉसिबल, इंपॉर्टेंट प्रोविज़न याद हो जाएंगे, वो होने चाहिए, बस, ठीक है। इतना टेक्निकलिटी आपको पता होना चाहिए कि हाँ हाँ ऐसा कुछ तो था, कंपनीज एक्ट में कुछ और बोला था यार, इसमें कुछ और बोला था, तो ये कैसे होगा, बाई रिवीजन, कंटिन्यू आप रिवीजन करते रहोगे, आपका ये चीज़ ऑटोमेटिक स्ट्रांग होता चला जाएगा, ठीक है। नाउ कॉमन ऑब्लिगेशन ऑफ अ लिस्टेड एंटिटी, कुछ लिस्टेड एंटिटी वर्ड से ही अब मेरे को खटकना स्टार्ट किया, व्हाट इज लिस्टेड एंटिटी, कहाँ लिस्ट हो रहा है, मेरे घर पे नहीं, स्टॉक एक्सचेंज पे। सर अब स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड का तो बात कर दिया, लेकिन आप हमको एक बात नहीं बता रहे, हम लोग क्या बच्चा क्या नहीं बता रहे हम तुमको, तो बोल रहे हैं हम कौन सा सिक्योरिटी लिस्ट करें, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर, हम डिपॉजिट डिवेंचर्स को लिस्ट कर रहे हैं, सिक्योरिटी रिसीट को लिस्ट कर रहा है, जीडीआर लिस्ट कर रहा है, सर क्या लिस्ट करने पे हम कॉमन ऑब्लिगेशन का पालन करेंगे, ऐसा कुछ तो नहीं बोल रहे हैं आप, ऐसे जो तो हवा में बात कर रहे हैं फालतू वाला बात। देख बच्चा, बोला है लिस्टेड एंटिटी ना, सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड बोला है ना, हाँ, तो तुम कोई भी सिक्योरिटी लिस्ट कर ले मजा, कोई भी सिक्योरिटी लिस्ट कर ले, ये वाले चीज़ का तो पालन बेटा तुमको करना ही पड़ेगा, बात खत्म। तुम कुछ भी सिक्योरिटी लिस्ट करो, ये 5 से लेकर 14 तक के रेगुलेशंस पालन करने ही होंगे, कोई सुनवाई नहीं है, कोई माफ़ी नहीं, ठीक है। इस पूरे के पूरे 5 से लेकर 14 रेगुलेशन के अंदर भी कहीं कहीं एग्जाम्पशन दिया गया म्यूचुअल फंड को, तो वो अलग चीज़ है। अदरवाइज अगर आप एक बार कहीं भी इक्विटी अपना डिवेंचर्स तक ही लिस्ट क्यों नहीं कर रहे हो भैया, आपको 5 से 14 तो मानना ही पड़ेगा। सो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट आर द कॉमन ऑब्लिगेशन फॉर अ लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड एंटिटी भैया कॉमन ऑब्लिगेशन क्या होंगे, 5 से 14 एक्सप्लेन कर देना है, अभी हम लोग करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि राइट ऑफ शेयर होल्डर क्या है, ये एक सेपरेट क्वेश्चन बन जाता है हमारा, राइट ऑफ शेयर होल्डर बताइए, सेपरेट क्वेश्शन मैंने बताया भाई, मीटिंग में पार्टिसिपेट करेगा, डायरेक्टर से क्वेश्चन करेगा, नोटिस लेगा, वो बोर्ड मीटिंग बोर्ड जो क्या बोलते हैं एनुअल रिपोर्ट है वो देखेगा, डायरेक्टर से क्वेश्चन कर सकता है, जो बुक्स है वो उसको चेक करेगा, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, मांग सकता है जो भी, दीज ऑल आर शेयर होल्डर राइट्स, ठीक है। और सेबी एलओडीआर का क्या पर्पज़ है, क्यों लाया गया, ये भी एक सेपरेट क्वेश्चन बनता है। तो राइट ऑफ शेयर होल्डर हम लोग सबको देंगे, टाइमली इन्फॉर्मेशन देंगे, इक्विटेबल ट्रीटमेंट देंगे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस उनका जो इंटरफेरेंस है उसको बढ़ाएंगे। रोल ऑफ स्टेक होल्डर मतलब ना, अब कंपनी के अंदर डायरेक्टर ही सब कुछ भगवान है ज़रूरी नहीं भाई, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर ही सब कुछ कर देंगे तो बाकी लोग का क्या, वो लोग पैसा ला के सिर्फ देखेगा। तो इसीलिए बोला था कि जो नॉर्मल चीज़ है ना वो डायरेक्टर को दे देगा, भाई तुम अपने हिसाब से देख लो। जो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लेवल का, जो मतलब ऐसा लगता है कि यार शेयर होल्डर को पता होना चाहिए, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करे, घर के बगल में कर दिया, एक मतलब थोड़ा दूर कर रहा हूँ, एक जो जोन बदल रहा हूँ थोड़ा बहुत, इस सिचुएशन में ना आप जो ओवर तो पास करो, शेयर होल्डर को तो बताओ तो सही कि भैया रजिस्टर्ड ऑफिस बदल दिया है, हम स्टेट चेंज कर दिए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चल गए, भाई एसआर पास करो, बहुत ज़्यादा शेयर होल्डर्स को पता चलना चाहिए। तो ये सब क्या है ना, अपने स्टेक होल्डर्स को आप मतलब इन्वॉल्व करो, डिसीजन मेकिंग में उनका हेल्प हो, उनका सपोर्ट लो कि क्या शेयर होल्डर्स बोलते हैं कुछ, वो क्या चाहते हैं, वो चाहना जो उनका है ना वो इच्छा, वो पता करो यहाँ पे। सो दिस इज व्हाट आई कॉल्ड रोल ऑफ स्टेक होल्डर इन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में उनका भी इन्वॉल्वमेंट लेके आओ भैया, ऐसा थोड़े है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब ही क्या है, रूल्स रेगुलेशन सब चीज़ का कंप्लाई करो, हर चीज़ का पालन करो, सबका बात सुनो, घोटाला मत करो, चिटिंगबाजी मत करो, दीज आर ऑल आर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अभी हम लोग और भी चीज़ देखेंगे भाई इसके अंदर। नाउ नेक्स्ट इज कॉमन ऑब्लिगेशन के बारे में अब मैं बता रहा हूँ। तो कॉमन ऑब्लिगेशन ऑफ अ लिस्टेड एंटिटी क्या था भैया, जो भी सिक्योरिटी लिस्ट करोगे ये आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा, मतलब ठीक है हम कुछ भी सिक्योरिटी लिस्ट करेंगे ये मेरे ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। मान लिए क्या एप्लीकेबल होगा, पहला जनरल ऑब्लिगेशन ऑफ अ कंपनीज। ये जनरल ऑब्लिगेशन ऑफ कंपनीज मतलब क्या है, अजीब सा वर्ड यूज़ कर दिया आप, जनरल ऑब्लिगेशन मतलब कंपनी। यहाँ जो हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बोर्ड देख रहे हैं ना, इसके अंदर ना कुछ कुछ ऑब्लिगेशन बताई गई हैं रेगुलेशन 4 के अंदर, बेसिकली पता नहीं रेगुलेशन 4 का है, रेगुलेशन 4 के अंदर, सब रेगुलेशन 2 ज़्यादा स्पेसिफाई करना होगा। तो
कॉमन उनके लिए जनरल ऑब्लिगेशन बताया कि भैया डायरेक्टर का क्या ऑब्लिगेशन होगा, सीनियर मैनेजमेंट होता है उनका क्या ऑब्लिगेशन होगा, सबका ऑब्लिगेशन बता दिया गया है। तो ये सब चीज़ को आपको पालन करना पड़ेगा, सिंपल। कंप्लायंस ऑफिसर मतलब एक कंपनी सेक्रेटरी इन CS, जो एक बंदा जॉब में हो उसको आप अपॉइंट कीजिए एज अ कंप्लायंस ऑफिसर, एंड अपॉइंट करने के बाद बताइए स्टॉक एक्सचेंज को कि हमने अपॉइंट किया है एक CS को। कोई भी सिक्योरिटी लिस्ट की ना CS को अपॉइंट करना ही पड़ेगा। कंप्लायंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, देख लो। नेक्स्ट शेयर ट्रांसफर एजेंट, जब जैसे ही आप अब देखो जो रेड कलर वाला ना उसमें अमेंडमेंट है, जैसे ही आप शेयर ट्रांसफर एजेंट को अपॉइंट करते हैं ना, विद इन 30 डेज आपको स्टॉक एक्सचेंज को बता देना होगा कि भैया हमने शेयर ट्रांसफर एजेंट अपॉइंट कर लिया है। और ऐसे नहीं बताना होगा, इन्फॉर्मेशन के साथ उनका जो एग्रीमेंट है वो जाएगा, अपॉइंटमेंट लेटर है वो जाएगा, बोर्ड रेजोल्यूशन है वो जाएगा, ऑल डिटेल्स जो है ना उसके साथ जाएगा कि हाँ भाई हमने सच में अपॉइंट किया है इसको, ठीक है। तो शेयर ट्रांसफर एजेंट को अपॉइंट करना मैंडेटरी है। कब अपॉइंट करना होगा, ऐसे ही अपॉइंट कर लेंगे नहीं, जैसे ही आपके पास 1 लाख, मोर देन 1 लाख सिक्योरिटी है, 1 लाख से ज़्यादा सिक्योरिटी जैसे ही आई ना, आपको शेयर ट्रांसफर एजेंट रखना मैंडेटरी हो जाता है। अब वर्ड इन्होंने यूज़ किया सिक्योरिटी का, सिक्योरिटी मतलब कोई भी सिक्योरिटी, इक्विटी हो सकती है, प्रेफरेंस शेयर हो सकता है, डिबेंचर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भैया, सिक्योरिटी सिक्योरिटी होता है, बात खत्म। चलो, अब अगर तुम लिस्टेड होगे तो कॉपरेट करोगे इंटरमीडियरी के साथ, राइट। अब इसके लिए म्यूचुअल फंड को एग्जाम्पशन दिया गया है, ठीक है। प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट आपको प्रिजर्व करके रखना है। अब 2 टाइप का डॉक्यूमेंट होता है, एक 8 साल वाले होते हैं, एक परमानेंट नेचर वाले होते हैं। 8 साल वाले बुक्स ऑफ अकाउंट हो गए, CSR का डिटेल हो गया, पे रोल का एक्सपेंसेस हो गया। परमानेंट वाले कंपनी का इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट हो गया, कंपनी का MOA AOA कोई एग्रीमेंट है, ठीक है, या फिर कोई और भी लाइक मटेरियल इन्फॉर्मेशन है, वो सारा आपको परमानेंट नेचर में परमानेंट कलेक्ट करके रखना होगा, राइट। एम्प्लॉयज़ का डिटेल है, कितना एम्प्लॉय आपके पास है, डायरेक्टर्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न एक्सेट्रा। स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, जब भी आप अमलगमेशन वगैरह कुछ करोगे, अच्छा फाइलिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन करना, फाइलिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको सारा इन्फॉर्मेशन जो भी फाइल करना है ना, आपको फाइल करते रहना होगा, इन्फॉर्म करते रहना होगा स्टॉक एक्सचेंज को, बताते रहना होगा भाई। ऐसे नहीं कि लिस्टेड हो गए चुपचाप आके सो गए, सुबह उठ के ही जा रहे घूमने, नहीं 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 नहीं, लिस्टेड हो गए ना, अब आपको बताना पड़ेगा लिस्टेड क्यों है भाई। नाउ स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, जैसे ही आप कोई अरेंजमेंट करोगे, मर्जर, अमलगमेशन, डिमर्जर, कुछ भी करने चाहोगे, पहले तो स्टॉक एक्सचेंज से अप्रूवल लेके आओगे तभी कुछ कर सकते हो भैया, ऐसे नहीं करने देंगे हम, साफ साफ बात है इनका। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, आप जो भी डिविडेंड या फिर डिविडेंड दे रहे हो, उसका इंटरेस्ट दे रहे हो, प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन कर रहे हो, या फिर उसका कुछ भी कर रहे हो, साफ साफ बोला गया है भैया कैश तो हमको एकदम दुश्मनी हो गया, कैश अलाउड ही नहीं है। अब 10 रुपया भी दो ना, चेक से दो, बात खत्म, ठीक है। तो ये आता है पेमेंट। ग्रीवेंसेस रेड्रेसल, अब ये मैकेनिज्म के लेके बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है लोग, मतलब रीज़न भी है भाई, बहुत ज़्यादा फोकस्ड होने का ज़रूरत भी है, क्योंकि भाई शेयर होल्डर्स मासूम लोग हैं, उनका पैसा लगा है कंपनियों में। अब अगर उनकी समस्या को कोई सुनेगा नहीं तो वो जाएंगे कहाँ, राइट। लाइक ई गोला पे तो कोई सुनता ही नहीं हमारा, तो वही बात हो जाएगा भाई, इनका कोई सुनेगा ही नहीं तो ये जाएंगे कहाँ, इस दुनिया में रहेंगे कहाँ, कुछ तो कोई तो सुने। कोर्ट में जाएंगे तो भैया कोर्ट तो सुनते रहेगा उनका ज़िंदगी भर। तो इसीलिए गवर्नेंस ग्रीवेंसेस रेड्रेसल मैकेनिज्म भी होना चाहिए भाई। इसके अंदर ना ये भी बताया गया कि भैया आपको रिपोर्टिंग, क्वार्टरली रिपोर्ट जाता है एक, तो क्वार्टरली रिपोर्ट, अभी एक अलग लिस्ट भी दिखाऊंगा यार, उसमें सब मिल जाएगा आपको, एकदम डरने का चिंता नहीं है, ठीक है। क्वार्टरली रिपोर्टिंग भी जाता है कि भैया देखो हमारे 75% 80% इतने हमने क्वेरी जो थे ना वो सॉल्व कर दिए हैं, और जो नहीं सॉल्व किए हैं उसका रीज़न ये है, बताओगे आप। नेक्स्ट है फी एंड अदर चार्जेस टू बी पेड टू रिकॉग्नाइज स्टॉक। अब देखो फीस तो कोई नहीं छोड़ता है, स्टॉक एक्सचेंज भी नहीं छोड़ेगा। तो ये 5 से लेकर 14 तक के वो रेगुलेशन है ना जो आपको कंप्लाई करना ही पड़ेगा। आप चाहे कोई भी सिक्योरिटी लिस्ट कर लो भैया, कोई सुनवाई नहीं है, ये तो कंप्लाई करना ही पड़ेगा। दीज आर द कॉमन ऑब्लिगेशन। क्लियर यहाँ तक? पक्का पक्का। चलो माथा पटक लो जमीन पे। नेक्स्ट अब आते हैं हमारे ये जो ऑब्लिगेशन है स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। अब ये स्पेसिफाइड वर्ड मेरे को खाने लगा, क्या है भाई स्पेसिफाइड सिक्योरिटी? नहीं नहीं, स्पेसिफाइड का मतलब बताओ पहले, पता है? गुड। 2 टाइप की सिक्योरिटी होती है, एक स्पेसिफाइड होती है और एक डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी होती है। ऐसा क्या? स्पेसिफाइड सिक्योरिटी देखो आम भाषा में, एकदम सिंपल भाषा में बोलूँगा, समझ में आएगा। स्पेसिफाइड का मतलब या तो वो इक्विटी है या तो वो इन फ्यूचर इक्विटी बन जाएगा। क्या है मतलब? अगर वो इक्विटी ही इशू हुआ है या तो कोई और सिक्योरिटी था जो इक्विटी बन जाएगा, इस कॉल्ड स्पेसिफाइड सिक्योरिटी।
आपने इक्विटी शेयर इशू किए, स्पेसिफाइड सिक्योरिटी भैया, आपने कोई और सिक्योरिटी इशू किए जो कन्वर्टिबल है, जो कि फ्यूचर में इक्विटी बनेगा, डिवेंचर इशू की इक्विटी बन जाएगा। स्पेसिफाइड सिक्योरिटी है, एक दिन तो इक्विटी बन जाएगा ना आपका, राइट। डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी मतलब वो सिक्योरिटियाँ जो सिक्योरिटी ना कभी इक्विटी थी ना कभी इक्विटी बन सकती है, इट्स कॉल्ड डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी। ना कभी इक्विटी थी ना कभी इक्विटी बन सकती है। अब देखो स्पेसिफाइड और डेजिग्नेटेड अंतर क्यों, मतलब ऐसा भेदभाव मैं क्यों कर रहा हूँ। देखो जैसे ही स्पेसिफाइड सिक्योरिटी बोला ना, अब इक्विटी आ गया, और इक्विटी का मतलब क्या होता है, ओनरशिप, राइट। और इक्विटी का मतलब क्या होता है कि आपका पैसा डूबने का भी चांसेस है, आप कंपनी में रिस्क बहुत हाई ले रहे हो, राइट। डेजिग्नेटेड मतलब डिवेंचर है, आप जो भी पैसा, इस एग्जाम्पल है डिवेंचर मतलब नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर लेना, कन्वर्टेबल ही नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर है, डिवेंचर लिया हूँ कंपनी का, उसमें मेरे को फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा, रिडम्पशन के टाइम मेरा पैसा मिल जाएगा, सिक्योर है एक तरह से, राइट। डिवेंचर ट्रस्टी है मेरे देख दिखाओ के लिए। बट स्पेसिफाइड सिक्योरिटी के अंदर क्या है ना, इक्विटी, और इक्विटी ज़्यादा रिस्क वाला होता है। वो मतलब कब कंपनी का शेयर का वैल्यू गिर जाए, कब इंसान का लॉस हो जाए, कोई भरोसा नहीं है, राइट। तो मानते हो ये बात। तो भैया इसीलिए बोला है कि जब भी आपके पास इक्विटी शेयर है ना, इक्विटी शेयर का मतलब हो गया अब आप ज़्यादा रिस्क वाले जोन में आ गए, और रिस्क वाले जोन से तो सेबी हमेशा इंटरेस्ट लेता है कि भाई रिस्क वाले को हमको ज़्यादा गवर्न करना है। तो ज़्यादा गवर्न करना है मतलब स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, जैसे ही इक्विटी शेयर लिस्ट करने जाओगे आपको ये 16 से 27 कदम के सारे रेगुलेशन पालन करने ही पड़ेंगे, कोई उपाय नहीं है आपके पास। हाँ 16 से 27 सारे रेगुलेशन कंप्लायंस करने होंगे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को बैठाइयो, बैठा दिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये बहुत ज़्यादा मतलब इसको पढ़ने में तो एकदम सर दुख जाएगा भाई, एकदम फुल कंसंट्रेशन के साथ चाहिए एकदम। ऑडिट कमेटी, ओके। एनआरसी कमेटी, यहाँ पे देखो कमेटी वाला एक जोन आ जाता है, मैं ये जोन पूरा कमेटी के लिए दे देता हूँ, ये जोन मैं पूरा कमेटी के लिए दे, कमेटी, बोर्ड, ठीक है, आईडी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको चाहिए होगा, बोर्ड आपको पास होना चाहिए। बोर्ड कैसा बोर्ड, जो ये बताएंगे वैसा बोर्ड, बताएंगे कैसा बोर्ड चाहिए। कमेटी चाहिए, अभी भूमि पूजन हो रहा है भैया, बहुत बहुत अंदर तक जाना है हमको इसमें, तो पहले ऊपर ऊपर से समझ ले, बर्ड आई व्यू समझते हो, ऊपर से उड़ के चिड़िया सब देख लेती है कहाँ कहाँ जाना है, फिर अंदर उतर के ज़मीन से घूमेंगे हम लोग। नेक्स्ट अब कमेटी, कमेटी को लेके भी बहुत स्ट्रांग है भाई, अलग अलग कमेटी, ये सारी कमेटी बनाना मैंडेटरी है। और जो रेड कलर वाले ना उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अमेंडमेंट है, लेकिन अभी तक में रिस्क मैनेजमेंट कमेटी जो सबसे टफ जोन, ओके। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा भाई, अगर आम इंसान का पैसा लगा हुआ है और डायरेक्टर अपने ही रिलेटिव को फ़ायदा पहुंचा रहा है तो गलत कर रहा है ना, राइट। तो इसीलिए भैया इसको लेके बहुत स्ट्रांग है वो लोग कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट, ओके। सब्सिडरी कंपनी के ऊपर भी, अगर एक लिस्टेड कंपनी, ये कंपनी एक लिस्टेड है, इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है, ओके। ये सब्सिडरी कंपनी लिस्टेड नहीं है, इसके ऊपर भी मटेरियल, अगर सब्सिडरी है, मटेरियल सब्सिडरी क्या होता है बता दे रहा हूँ, 10%, सोच लो आप, आगे याद आएगा अभी। अगर 10% के आसपास मेरा इनकम हो जा रहा है या फिर नेटवर्थ के आसपास टच कर रहा हूँ तो भैया ये मेरी मटेरियल सब्सिडरी हो जाएगी। और मटेरियल सब्सिडरी का मतलब काम बिगड़ गया, मतलब है कि अब लिस्टेड का जो जो चीज़ एप्लीकेबल है ना सब कुछ सब्सिडरी पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा, हर एक चीज़, मतलब नॉट हर एक चीज़, कुछ कुछ चीज़ों में और स्पेसिफिकेशन किया गया उन्होंने। बेसिकली ना ये एक तरीके से ही लिस्टेड हो जाएगी पूरी की पूरी, इसका सारा इन्फॉर्मेशन इनके पास जाएगा, इसका मतलब मिनट को भी ये लोग देखेंगे। सोचो एक तरह से मैं तो लिस्टेड ही मानूंगा। और क्या है इसमें ऑब्लिगेशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऑब्लिगेशंस को बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है, क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का ड्यूटी क्या है, उनका काम क्या है, उसको डिफाइन करना बहुत ज़रूरी था। वो कंपनी का बंदा नहीं है, वो बाहर का बंदा है, उसको उसकी ड्यूटीज़ क्या होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए, लिखा होना चाहिए कि हाँ भाई ये आपका मेन काम है, राइट। मान लो अगर आपको अचानक से कोई काम बोलता है भाई, किसी दोस्त के घर जाते हो बोलता है ये काम कर दे, तो लगेगा ना यार क्या क्या काम करवा रहा है मेरे से। अगर वही आने के बाद बोल दे, आने से पहले ही फ़ोन करके बोल दे देख भाई तेरे से ये काम करवाऊंगा मैं, तुम सतर्क हो जाओगे ना, अच्छा अच्छा ये काम करवाएगा, हमको कैसे करना तुम सोच के जाओगे। तो यही चीज़ है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को भी पता होना चाहिए क्या क्या करना है उनको। ऑब्लिगेशन एम्प्लॉई का, सीनियर मैनेजमेंट का, केएमपी का, अदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये हमारा जो 16 से 27 तक का कदम है ना, ये 16 से 27 कदम है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंप्लायंस का, स्पेसिफाइड सिक्योरिटी का स्ट्रॉन्ग कंप्लायंस वाला जोन। तो यार ऐसा नहीं लगता है कि हो सकता है कोई छोटू सी लिस्टेड कंपनी, एकदम छोटू सी, अगर छोटी सी लिस्टेड कंपनी ना, स्मॉल, अब स्मॉल लिस्टेड देखो ऐसा वर्ड यूज़ नहीं किया गया है, मैं अपना यूज़ कर रहा हूँ, स्मॉल छोटी सी कंपनी है। छोटी सी कंपनी मतलब एक ऐसी कंपनी है ना जिसका नेटवर्थ, नेटवर्थ कितना है सर, 25 करोड़ है बस, हाँ हाँ, एंड
पेड अप शेयर कैपिटल सिर्फ और सिर्फ 10 करोड़ है सर, बताओ। नेटवर्थ 25 करोड़ है, पेड अप कैपिटल 10 करोड़ है, बताओ इससे छोटी कंपनी होगी, वो भी लिस्टेड है बेटा, लिस्टेड है ये। 25 करोड़ का नेटवर्थ है और पेड अप शेयर कैपिटल बस 10 करोड़ का। इतनी छोटी कंपनी का नहीं लगता है कि अगर इतनी छोटी कंपनी अगर ये 16 से 27 तक का कंप्लायंस करेगी तो ये कंपनी मतलब इसका सब बैंड बच जाएगा। अगर वो ये एसएमई पे लिस्टेड है, कहाँ पे, एसएमई पे लिस्टेड है, ओके ठीक है, या फिर वो इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है। अब इसका पहले नाम था ना इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, आईटीपी नाम था पहले, अब ये नाम इस दुनिया में नहीं रहा, अब ये नाम बदल गया आईजीपी, ठीक है ओके यहाँ तक समझ गए। अब ये 3 टाइप की जो है ना नेटवर्क जिसका 25 करोड़ से कम है, जो लिस्टेड है, जो या पेड अप कैपिटल 10 करोड़ के अंदर है, या फिर एसएमई स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, या फिर इंस्टीट्यूशनल इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे है, तो भैया इनके लिए ना ये 16 से 27 इज एग्जम्प्टेड। वाह खुशियाँ मनाओ, बिल्कुल खुशियाँ मनाओ भैया। ये एकदम सेपरेट क्वेश्चन होता है कि वो कौन से लोग हैं जिनको कॉमन मतलब मैंडेटरी जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस से कंप्लायंस है वो करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। 16 से 27 का कंप्लायंस किसको करने का ज़रूरत नहीं है, तो भैया जिसका नेटवर्थ 25 करोड़ से भी कम है जो लिस्टेड है मेन बोर्ड पे वो भी, एंड पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से कम है लिस्टेड है मेन बोर्ड पे वो भी, इन और एसएमई पे लिस्टेड है या फिर आईजीपी पे लिस्टेड है, तो इनको 16 से 27 से कंप्लायंस करने के लिए माफ़ी है। जा बेटा जी ले ज़िंदगी, ठीक है, जा सिमरन जा, जाने दे इसको। इसके बाद आएगा हमारा 28 से लेकर 48 वाला प्रूफ, 28 से 48 वाला जोन आएगा, ओके। ये हम लोग एक एक पकड़ेंगे, एक एक करके डिफाइन कर डिस्कस करते हुए चलेंगे। ये एकदम अच्छा वाला जोन है, मतलब बहुत प्यारा जोन है हमारा। अब आ जाओ, अब हम लोग अपने बेयर एक्ट के अंदर प्रवेश कर रहे हैं एग्जैक्टली। अब हम लोग जो पढ़ना है वो हम लोग अब डिटेल स्टडी स्टार्ट होगा हमारा। देखो सबसे पहले डेफिनेशंस है, बहुत ज़्यादा डेफिनेशन है इसके अंदर, मेन बोर्ड है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारा मतलब सारा डेफिनेशन पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, बट ऑफ कोर्स कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। दैट इज़ सिक्योरिटी रिसीट का पढ़ सकते हो, स्पेसिफाइड सिक्योरिटी इज़ इंपॉर्टेंट वन। क्यों, देखो मीन्स या तो इक्विटी शेयर एंड या फिर कन्वर्टिबल सिक्योरिटी, कोई ऐसी सिक्योरिटी जो कन्वर्ट हो जाएगी एज डिफाइंड क्लॉज जेड ए, ठीक है, या तो वो इक्विटी होगी या तो इक्विटी में बदल जाएगी, बस खत्म। एक मिनट, जेड ए में चलते हैं, नहीं वहाँ कुछ नहीं है, जेड जे था, राइट एसएमई वाली है, सही था। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। और एक डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी ऊपर कहीं छूट गया होगा, मतलब या तो वो इक्विटी है ही नहीं, मतलब अभी नहीं कभी नहीं, इक्विटी ना है ना इक्विटी कभी बनेगा, इट्स कॉल्ड डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी। एग्जाम्पल नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, नॉन कन्वर्टेबल कोई भी सिक्योरिटी ले लो जो भी मन करे। आओ अब आते हैं हम लोग रेगुलेशन 3 के ऊपर। रेगुलेशन 1 में हम लोग का सिर्फ और सिर्फ कोई भी चीज़ का रेगुलेशन एक्ट हो या कोई भी एक्ट हो या कोई भी रेगुलेशन है, सब रेगुलेशन या सेक्शन जो भी है 1 में ना हमेशा उसको वो कहाँ तक है, ऑल ऑफ इंडिया एप्लीकेबल है, कहीं एग्जम्प्टेड है, क्या है क्या नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ रेगुलेशन 1 में होता है या फिर सेक्शन 1 में। सेक्शन 2 या रेगुलेशन 2 के अंदर ना हमेशा डेफिनेशन होता है, ओके। डेफिनेशन रेगुलेशन या सेक्शन 2 के अंदर आ जाता है, हमारा सेक्शन 2 के अंदर डेफिनेशन हमेशा रहता है। सेक्शन 3 से हमारा मेन प्रोविजन स्टार्ट होता है हर एक्ट के अंदर। तो कभी भी कोई बेयर एक्ट उठाओ ना तो रेगुलेशन 2 देख के डरो मत, बोलो कि हाँ भाई ये तब काम आएगा ना जब हमको कहीं इंटरप्रिटेशन में दिक्कत होगा, अदरवाइज कहीं मतलब बहुत प्रेशर का चीज़ नहीं है। नाउ एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस रेगुलेशन, ये जो सेबी एलओडीआर है किसके ऊपर अप्लाई होता है, सर आपने तो बताया था अगर आप लिस्टेड है तो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही बताया था। तो ये लाल लाल क्या है, अमेंडमेंट्स, हाँ अमेंडमेंट्स है, देखो कितना अच्छा अच्छा अमेंडमेंट है, साफ साफ बोला गया है कि ये एलओडीआर किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, अप्लाई ही होता है, पहले द था अब हटा के उन्होंने ए लिख दिया है, ओके। लिस्टेड एंटिटी, ए लिस्टेड एंटिटी, पहले हु था अब हटा के विच कर दिया है, विच हैज़ लिस्टेड एनी ऑफ द फॉलोइंग डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, कोई भी ऐसी लिस्टेड एंटिटी, कौन सी एंटिटी, लिस्टेड एंटिटी, जिसकी कोई भी ये वाली सिक्योरिटी अगर लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे, कौन सी है सर,
पहली स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, अभी इक्विटी या बाद में इक्विटी, कभी ना कभी ज़िंदगी में इक्विटी बन जाएगा स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, या तो मेन बोर्ड पे या तो एसएमई पे। अच्छा समझ गए। नेक्स्ट है इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म। देखो पहले इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म था, इन्होंने नाम को काट डाला है और नाम बदल के कर दिया है इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म। ठीक है। नेक्स्ट है नॉन कन्वर्टिबल डेप्ट सिक्योरिटी। देखो ये सारे डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी है। नॉन कन्वर्टिबल डेप्ट मतलब वो डेप्ट जो कभी इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होगा, नॉन कन्वर्टिबल। नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है। नेक्स्ट है प्रीपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट है प्रीपेचुअल नॉन कैमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। ओके मम्मी। ओके सो नेक्स्ट इज इंडियन डिपॉजिट रिसीट। अगर आईडीआर भी अगर आप लिस्ट करते हो तो कोई सिक्योरिटी डेट इंस्ट्रूमेंट है, सिक्योरिटी डेट इंस्ट्रूमेंट, सिक्योरिटी रिसीट है, कोई इशू या तो वो म्यूचुअल फंड्स भी इशू की है तो भी, या फिर कोई एनी अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी जो कोई सिक्योरिटी जो स्पेसिफाई कर दिया जाए बाय बोर्ड, ऐसी कोई भी सिक्योरिटी अगर है तो भैया आपके ऊपर से भी एलओडीआर लग जाएगा। ब्रॉडर कैपेसिटी में बोला जा रहा है कि ऐसा इस जगह पे कहीं भी फंसोगे ना तो आपके ऊपर से भी एलओडीआर लग जाएगा। ये एलओडीआर लगेगा, बड़ा वाला रेगुलेशन लग रहा है। अब इस बड़े वाले रेगुलेशन में कुछ कुछ प्रोविजंस जो नहीं लगेंगे, जो एग्जाम्सन है ना, वो हमने ऊपर में पढ़ चुके हैं। अभी जो हम लोग पढ़ के आए ना 16 से 27 किनको पालन नहीं करना है, वो उन प्रोविज़न का उन रेगुलेशंस का पालन नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आपको पालन नहीं करनी, लोडर का ही पालन नहीं करना है, लोडर का तो पालन करना ही होगा क्योंकि आप रेगुलेशन 3 में फंसते हो। रेगुलेशन 3 में फंस गए ना, इस बड़े वाले जोन में, इस ट्रैप में अगर आप फंस गए तो आपके ऊपर लोडर लग जाएगा। कहीं कहीं कोई रेगुलेशन नहीं लगता है, वो अलग बात है, वो उन रेगुलेशन में बोला रहेगा कि भैया आपके लिए माफ़ है, उनके लिए माफ़ है, वो अलग चीज़ है। यहाँ पे साफ साफ बोला है कि एकदम रेगुलेशन 3 के अंदर अगर आप फंसते हो तो आपके ऊपर से भी एलओडीआर लग जाता है। अब इसमें एक अमेंडमेंट आया है। पहले क्या था ना, इससे भी इसके अंदर रेगुलेशन 3 के अंदर पहले ये सब रेगुलेशन 1 नहीं था, पहले डायरेक्ट था। अभी उन्होंने सब रेगुलेशन 1 कर दिया है पहला। सब रेगुलेशन 2 ऐड किया उन्होंने। क्या ऐड किया है? द प्रोविजन ऑफ दिस रेगुलेशन विच बिकम एप्लीकेबल टू अ लिस्टेड एंटिटी ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन shall continue to apply such entities even if they fall such threshold। मान लो कोई कंपनी है जिसका लिमिट जो था ना बहुत कम था, एंड अचानक से वो इंक्रीज करके या फिर वो 10 करोड़ या फिर जो भी एक लिमिट ले लेते हैं ना, प्रोविजन ऑफ दिस रेगुलेशन विल बिकम एप्लीकेबल टू लिस्टेड एंटिटी ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे के ऊपर आपका जो भी चीज़ है वो सब कंप्लाई होगा। अब देखो यहाँ पे इसके बारे में नहीं बोला है, वो बोला है कि इस हम लोग का रेगुलेशन के अंदर ना बहुत जगह आएगा ऐसा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे आपको ये चीज़ नहीं करना होगा। अगर आप इस लिमिट से कम है तो आपको ये करने का ज़रूरत नहीं है, उस लिमिट से कम है तो आपको वो करने का ज़रूरत नहीं है, ऐसा बहुत कुछ जगह बोला जाएगा। तो बोल दिया कि भैया एक बार अगर आप वो लिमिट क्रॉस कर गए तो अब आपको ये चीज़ कंटिन्यू कंप्लाई करना होगा, भले वो लिमिट आप बाद में घट भी गए तो वो भी फ़र्क नहीं पड़ा है। मतलब एक बार अगर आपका नेटवर्थ, वो वाला हम एग्जांपल दे रहे हैं, नेटवर्थ 25 करोड़ से बढ़ गया या फिर पेड अप शेयर कैपिटल एंड पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से बढ़ गया, एक बार कोई भी बढ़ जाता है तो अब आपके ऊपर 17 से 27 वाले 16 से 27 वाले सारे कंप्लायंस सारे रेगुलेशन एप्लीकेबल हो जाएंगे अब फुल टाइम के लिए। कोई ऑप्शन नहीं, आप ये नहीं बोल सकते कि हम पहले तो नहीं थे अब हो गए, ऐसा क्यों से ऐसा ऐसे, क्योंकि ऐसा ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हमारा आएगा रेगुलेशन नंबर 4। यहाँ देखो 4 के अंदर ऊपर में भी उन्होंने दिखा था प्रिंसिपल गवर्नेंस डिस्क्लोजर ऑब्लिगेशन, डिस्क्लोजर सब कुछ ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके चलो, सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए चलो। राइट ऑफ शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स की राइट्स क्या क्या है, पार्टिसिपेट करिए भैया, हर जगह अपॉर्चुनिटी है, आपके हर चीज़ का हक है, कोई भी सवाल पूछते रहिए। इफ़ेक्टिव शेयर होल्डर, देखो बहुत सारे राइट्स है, अपने प्रॉब्लम्स है तो उनको सॉल्व करवाइए, ऐसे नहीं कि छोड़ दीजिए, छोड़ना यार आंसर नहीं दे रहा है, नहीं चलेगा, सब पूछिए आप। ओके, इक्विटेबल ट्रीटमेंट है, सबको समान अधिकार, इक्वल ट्रीटमेंट सबका मिलना चाहिए, चाहे उसके पास सिक्योरिटी कम हो, किसी के पास सिक्योरिटी ज़्यादा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सबका समान हक है, सबका समान अधिकार। रूल ऑफ स्टेक होल्डर को भी राइट दीजिए भैया पार्टिसिपेट करने के लिए। ओके, इसमें क्या ना एक छोटा चेंजेस आया है, अमेंडमेंट आया है, रूल ऑफ स्टेक होल्डर इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसके अंदर ना इस 4 नंबर पॉइंट के अंदर क्या चीज़ इन्होंने किया है कि जो पहले ये विजिल मैकेनिज्म पहला तो नया ऐड कर दिया गया है, दूसरा विजिल ब्लोअर पॉलिसी ऐड कर दिया गया है। ओके, मतलब बोला गया है कि भाई
स्टेक होल्डर को इंटरफेरेंस दो, मतलब स्टेक होल्डर जो बाहर के लोग भी हैं ना उनको परमिशन दो हमारे यहाँ पे थोड़ा इंटरफेरेंस करे, स्टेक होल्डर को भी राइट्स दो कुछ कुछ। तो बोला विजिल मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है ना कि अगर कंपनी क्या कोई बंदा गंदा काम कर रहा है तो उसका आप रिपोर्टिंग कर सकते हो सीधा ऑडिट कमेटी के हेड को, चेयरमैन को। तो उसके अंदर बोला है कि भाई ये ऐड कर दो यहाँ पे, ठीक है, इस चीज़ को। तो यहाँ पे बोला है भाई विजिल मैकेनिज्म का भी प्रोविजन होना चाहिए, एंड प्लस विशल ब्लोअर मैकेनिज्म था पहले हटा के पॉलिसी कर दिया गया, नथिंग ग्रेट। चलिए, डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी आपको मेंटेन रखना ही होगा। सो बेसिकली हम लोग इस वीडियो में आई थिंक मैं सोच रहा हूँ यहीं तक रुक जाने का। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग कॉमन ऑब्लिगेशन से स्टार्ट करेंगे ताकि वीडियो और अच्छा से समझ में आए। कॉमन ऑब्लिगेशन का एक अलग वीडियो होगा, अलग ही रखते हैं, ठीक है। सो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। ओके, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर, सब्सक्राइब, एंड अगर कोई भी डाउट है तो यार कमेंट कर सकते हो। ये मेरा नंबर हर जगह दिख रहा होगा, आप इस यहाँ से भी कॉपी कर लो, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो कभी भी। कोई भी डाउट है तो कमेंट करो, वीडियो अच्छा लगा तो भी कमेंट करो, ख़राब लगा तो भी कमेंट करो, जो भी लगा यार कमेंट कर दो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।